इस वक्त जो 13 जमातों का ये जो एक भानवती का कुंबा या जो मिक्स अचार है, इमरान खान साहब भी इस बात से एग्री करेंगे बड़े ठंडे दिल के साथ कि इनकी हालत जो है वो इस वक्त काबिले रहम हो चुकी है। पॉलिटिकली ये हर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी सियासत की जो डूबती हुई नैया है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसे किसी तरीके से बचा लें। अच्छा, कन्वेंशनल इलेक्शंस हो जाएं एमपीए की सीट पे, दोनों केपी और पंजाब में, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि पीटीआई के भारी अक्सरियत से वो जीतेगी। एक एफआईआर क्या मिर्जा के अगेंस्ट ने रजिस्टर कराई है। इसमें जो ग्राउंड लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो लाहौर के एक मजिस्ट्रेट साहब ने इसके वारंट जारी किए और इसने ये प्ली ली एफआईआर रजिस्टर कराते हुए कि वो वारंट फेक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया है, जहां पर बरेली चौक पर यह धमाका हुआ और खुदकुश धमाके में पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अमन व अमान को पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने, पाकिस्तान की आवाम ने कुर्बानियाँ देकर ये कायम किया हुआ है। इस पर किसी तरह का भी कोई समझौता मुमकिन नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की आवाम कल भी इस दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। इस मुतालिक खबर ले लेते हैं कोयटा से, जहाँ पर बरेली में खुदकुश धमाके के कार जख्मी दम तोड़ गया है। धमाके में जाँ बाक अफराद की तादाद अब 4 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक 22 एहलकारों समेत 27 जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल में लाया गया। कचलाक रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबली के ट्रक के करीब ये धमाका हुआ और धमाके में अब 4 अफराद की शहादत हुई है और अफसोसनाक ये वाक़या कोयटा बरेली चौक में पेश आया। गजनफर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। गजनफर, आगाह कीजिए, अपडेट सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कुचलाक बाईपास रोड बरेली के करीब जो है बीसी के ट्रक पे धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहाँ बहक हुए थे। ताहम अब एक बार फिर 8 माह का बच्चा दम तोड़ गया है, जो कि ज़ेर इलाज था और जहाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई है। धमाके में पहले ही बच्चे की वालदा जो है वो जहाँ बहक हो गई थी। इसके अलावा 28 अफराद जख्मी थे, जिनमें से 22 पुलिस के एहलकार हैं और 6 सिविलियन है, जो के ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। तर्जुमान सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक के 4 अफराद की अभी तक हालत तशवीशनाक है, जो कि ट्रॉमा सेंटर के इंतहाई निगाहशत के वार्ड में ज़ेर इलाज। बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, फरा अजीम साहिबा। बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, आपके वक्त का। अभी तक की तहकीकात में क्या चीज़ें सामने आई हैं आज के इस खुदकुश धमाके के नतीजे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तफसील से आपको आगाह किया गया है और इसमें जो जख्मी हैं वो 20 से 25 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और इसके साथ साथ जो शहीद हुए हैं। अच्छा, ये जिस खातून का और बच्चे का जिक्र हो रहा है, ये पास ही से जो गाड़ी गुजर रही थी वो उसमें सवार थे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये इस बात पर जरूर जिक्र करूंगी कि इन दिनों में आप ये भी देख रहे थे कि हमारे बहुत सी इंटरनेशनल डेलीगेशंस और एम्बेसडर्स जो हैं वो बलूचिस्तान का विजिट कर रहे थे फॉर द डेवलपमेंट वर्क। और आप ये जानते हैं कि इसके पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं, कौन सी साजिशें हो सकती हैं जो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। और इस हवाले से बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया था कि हम अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट वर्क है, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है हमारी काफी बिगड़ी हुई थी कुछ साल पहले और इसी की वजह से हमारे जो डेवलपमेंट का काम था वो बहुत ज्यादा सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कदूस बिजिंजो, जब हमने अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो हमने इस बात बिल्कुल एक एम के तौर पर और एक मकसद के तौर पर लिया है कि हमने बलूचिस्तान को बिल्कुल तरक्की याफ्ता बनाना है। और इस तरह के वाकयात ना पेश आए कि बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को नुकसान ना हो, तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या मैयर लेने की अब प्लानिंग हो रही है? देखिए, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और इस तरह
कानून नाफिज करने वाले जितने भी अदारे हैं वो मुतहर्रिक हैं और 24/7 अपनी ड्यूटीज पर मौजूद हैं और इस तरीके के जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए गए थे और अभी भी लिए जा रहे हैं और इस धमाके के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे इंशाल्लाह वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की इजाज़त किसी तौर पर भी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया फराज अजीम साहब, बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश मुआशी, सियासी और किसी हद तक माशरती मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन ही है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात का इदराक तो है कि मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है, लेकिन एहसास नहीं कि इलेक्शन से फरार पाकिस्तान के लिए कितना संजीदा मसाइल पैदा कर रहा है। इलेक्शन से फरार आखिर क्यों और कब तक? क्या दूर अंदेशी से आ रही कुव्वतें बैलेट का रास्ता रोक रही हैं, कोई और रास्ता हमवार कर रही हैं? खाक में बदन 13 से ज्यादा सियासी जमातें जो रजीम चेंज से पहले इलेक्शन के मुतालबे के साथ लॉन्ग मार्च, जल्द से जुलूस कर रही थी, रजीम चेंज के बाद इलेक्शन के नाम से ही खौफजदा क्यों हो रही हैं? क्या यह खौफ पंजाब और मरकज की सतह पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से पैदा हुआ है? क्या रजीम चेंज से पहले इलेक्शन का मुतालबा ढकोसला था या उसकी वजह वक्ती खुशफहमी थी कि इमरान खान में कुछ ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को कुछ कामयाबियां ज़रूर मिली थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मौजूदा हुकूमत में शामिल 13 जमातें अब इलेक्शन के तसव्वुर से ही खाइफ हैं? यही हकायक आज हम आप पर वाज़े करेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कुछ दिन पहले फरमाया था कि अभी अगर तहरीक इंसाफ कुछ ज़िमनी इलेक्शन जीत रही है तो यह फेज़ भी आर्जी है, क्योंकि 6 माह पहले तक कोई पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। साद रफीक ने कहा कि सियासी जमातों में इस तरह के फेज़ आते रहते हैं, लेकिन क्या साद रफीक की जमात उनकी कन्विंस्ड है कि पीटीआई की जमीयत का ये फेज़ आर्जी है? फिर असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की बातें करके इलेक्शन के भूत से बचने की बातें क्यों? ये दिल को बहलाने को गालिब का ख्याल हो सकता है, लेकिन असल वजह यही है कि 13 जमातों का 14 माह का ये इत्तेहाद इलेक्शन से अब मुस्तकिल खाइफ है और ये बिल्कुल आर्जी नहीं बल्कि ये खौफ दायमी है और इस दायमी खौफ की वजह पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ नहीं बल्कि ये हकीकत है कि हर गुजरते दिन के साथ 18 साल के नौजवान पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में ऐड हो रहे हैं और ये नया नौजवान बाशऊर वोटर इमरान खान के अलावा किसी को वोट देने को तैयार नहीं है। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान ने 79 लाख के लगभग वोट लिए थे। 2013 से 2018 के दौरान पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में 1,94,00,000 वोटर्स का इजाफा हुआ, तो 2018 में इमरान खान ने 1,70,00,000 के करीब वोट लिया। अब 2018 से मई 2022 तक इलेक्शन कमीशन के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1,87,00,000 नए वोटर्स शामिल हुए हैं और हालिया ज़िमनी इंतखाबात में 18 साल से 40 साल तक के अफराद के 80% तादाद ने इमरान खान के हक में वोट किया है। लिहाजा 9 साल के अरसे में 4 करोड़ के करीब नौजवान पाकिस्तान का वोटर बन चुका और ये नया और चार्ज वोटर दरअसल 13 जमातों का दायमी खौफ बन चुका है। ये है खौफ जिसने 13 जमातों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, क्योंकि 13 जमातें ही जानती हैं कि अगर एक खिलाड़ी के मुकाबले में 13 खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़े तो ये तो सूरज की तरह रोशन हकीकत है कि कौन ताकतवर है। अगर एक आवाज की गूंज में 13 आवाजों को निगल जाए तो यह भी वाज़ेह है कि बयानिया किसका भारी है। अगर आज इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा, 13 जमातें या एक जमात, यह भी सबको पता है और यही असल सियासी खौफ है कि इलेक्शन से फरार हो। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मखतूम शहाबुद्दीन। शाहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप खुद नौजवान हैं, हम तो नौजवानी से आगे जा चुके। ये मामला है कि पिछले 9 साल में 4 करोड़ वोटर है। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वो वोटर सबसे ज़्यादा इलेक्शन के दफ्तरों तक पहुंचा है, वो पोलिंग स्टेशन तक गया है, फिर नताइज जो आए हैं वो सामने हैं। तो असल मामला ये है जिसकी वजह से 13 जमातें खाइफ है। देखिए, सबसे पहले तो नौजवानी जो है वो तो अभी आपकी है, मेरा तो बचपन है मुदस्सिर भाई लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम
देखें तो अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इस वक्त जो 13 जमातों का ये जो एक भानवती का कुंबा या जो मिक्स अचार है, इमरान खान साहब भी इस बात से एग्री करेंगे बड़े ठंडे दिल के साथ कि इनकी हालत जो है वो इस वक्त काबिले रहम हो चुकी है। और पॉलिटिकली ये हर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी सियासत की जो डूबती हुई नैया है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसे किसी तरीके से बचा लें, लेकिन वो बचती हुई नजर नहीं आ रही। इनके लिए अगर सही अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है क्या पीडीएम की और इन सारी जमातों की, तो इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। एक जानिब ये कहते हैं कि हम इलेक्शन में अभी नहीं जा सकते कि आखिर हम कुछ परफॉर्म करके तो दिखाएं, अवाम को हमने कुछ तो दिखाना है, लेकिन वही दूसरी जानिब ये कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए, थोड़ा सा आगे चल के हम शायद हालात ठीक कर लें। उसके साथ ही साथ ये आगे चलते जाते हैं तो मकबूलियत का ग्राफ और नीचे जाता है। डार इकोनॉमिक्स को आप देख लें, डार इकोनॉमिक्स का हमें बहुत ज्यादा एक राग लापा गया, हमें मंजन बेचा गया कि पता नहीं आकर इसहाक डार साहब कौन सी जादू की छड़ी चलाएंगे। वो डार इकोनॉमिक्स आपके मुल्क के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन के रह गई है। और पहले तो इसहाक डार साहब का ये होता था कि कम अज कम अपेरेंटली जाहिरी तौर पर आपकी मैशत के कुछ आदादो शुमार ठीक हो जाते थे, अंदर से बेशक वो उसका बेड़ा गर्क कर दें, लॉन्ग टर्म बेशक मैशत का वो बिल्कुल सारे का सारा मामला खराब कर दें। लेकिन इस मर्तबा तो इसहाक डार साहब इतनी हालत ये खराब कर चुकी है गवर्नमेंट के मैशत को अपेरेंटली जाहिरी तौर पर सामने से भी ये रंग रोगन करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। तो यही सूरत है कि अब वो चाह रहे हैं कि गुजारा सा कर लिया जाए और अगली आने वाली हुकूमत नहीं है तो वहां उनको मजीद मुश्किलात में धकेल दिया जाए। हमारे साथ जुल्फी बुखारी साहब मौजूद हैं। सैयद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं। बुखारी साहब, जो ऐलान किया इमरान खान साहब ने, अब कब तक है कि उसको अमली जामा हो कि दो बड़ी जो असम्बलीज हैं वो तहलील कर दी जाए? बुखारी साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, सॉरी जी मिस हो गई। अच्छा बुखारी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया पिंडी में, अब कब तक तवक्को है कि ये दोनों असम्बलीज में तहलील कर दी जाएं और बाकी असम्बली से इस्तीफे दे दिए जाएं? देखें, ये बहुत स्पीड से हम कर रहे हैं काम और देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कब हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी जो डिसीजन खान साहब ने लिया हुआ है उस पर अमल हो जाएगा। तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो साथ हैं बुखारी साहब? बिल्कुल, सब के सब साथ हैं जी। पार्टी का हर एक MPA और वो भी बाकी allies दोस्त हैं वो बिल्कुल साथ हैं। और उसमें दो राय है नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी किसी ने कोई अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट उस तरीके से रखा हो कि वो आज़ाद चले जाएंगे या बाय इलेक्शन अपनी सीट पे करा सकते हैं, अगर वो कराने का चाहे तो आपने देखा कि कितनी बुरी तरीके से वो हारे हैं। तो इस वक्त तो हर इंसान साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हैं भी PTI के सारे MPAs जो बैठे हुए हैं वो उन्हें तो वाज़े तौर पे अपनी लॉयल्टी का साबित। लेकिन पंजाब को बचाने की कोशिश अब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन खुद से ज्यादा जरदारी साहब पे रिलाय कर रही है, तो आपको लगता है जरदारी साहब अब की बार कुछ हमजा शहबाज साहब के लिए बचा लेंगे, उनको कुछ रिलीफ दिलवा लेंगे? नहीं, देखें, जरदारी साहब को पिछली दफा भी लोगों ने ज्यादा हाइप और मिथ एक बनाया हुआ था और वो मिजरेबली उनने फेल किया था और पंजाब हुकूमत वो नहीं बना सके या रुकवा सके हमारी। और इस दफा भी बात यह कि सिर्फ फेलियर की बात नहीं है, बात यह है कि कुछ है नहीं जो वो कर सके। कोई एक ऑप्शन भी नहीं है जिस तरफ वो जा सके इसको रोकने के लिए। तो हर लिहाज से चाहे इस पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, हमारे जब डिसॉल्व हो जाए, इलेक्शंस आ जाएं, हर लिहाज से ये हारने वाले भी हैं और ना ये रोक सकते हैं, चाहे ये 10 जरदारी ले आए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होंगे। वफाक में तो कतन भी कौमी असम्बली तहलील करने की पोजीशन में भी नहीं है इस वक्त हुकूमत, तो फिर क्या चंद माह के लिए ज़िमनी इलेक्शन 2 असम्बलियों में और बाकी जहां पर सिंध या बलूचिस्तान के नशिस्तें हैं वहां भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे? इससे आगे तो कुछ नहीं होगा फिर? नहीं, बेहतर है। मैं तो समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन प्रोविंशियल हो जाएं। अच्छा, प्रोविंशियल इलेक्शन हो जाएं MPA की सीट पे, दोनों KP और पंजाब में,
और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि पीटीआई के भारी अक्सरियत से वो जीतेगी। तो जब वो जीतेगी तो वो तो 5 साल का उनका टर्म होगा। फिर वफाक के इलेक्शन जब हों लेकिन वफाक के इलेक्शन के दौरान भी हमारा ही सीएम और हमारी गवर्नमेंट होगी। तो हमें तो बिल्कुल हम मुतमिन हैं हर किस्म की आउटकम में। हम पीटीआई विनर है, मैं अभी ये बिल्कुल फंस गया, कुछ कर नहीं सकते। सही, बिल्कुल ये एक अहम पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं। जुल्फे बुखारी साहब शुक्रिया आपका। मखदूम शहाबुद्दीन, ये एक बड़ो कि अभी 180 की नशिस्तें हैं पंजाब में पीटीआई की, 10 काफली की 190 के साथ। अगर ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पर हो जाते हैं तो फिर तो यहाँ 200 प्लस भी जा सकती है पीटीआई, जो इस वक्त ग्राफ है। एग्जैक्टली इस वक्त जिस तरह से मैंने कहा कि आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है इमरान खान के मुखालिफिन के लिए, और इस वक्त ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इस वक्त जो कुछ मर्जी कर लिया जाए, नजर यही आ रहा है, समझ यही आ रही है कि उल्टी हो, सब तदबीरें जो है वो उल्टी होंगी और दवा जो है वो शायद कुछ काम ना कर सके। क्योंकि देखें एडवेंचर किया इन्होंने और वो एडवेंचर बहुत बुरी तरह इनके गले पड़ा, और उसके बाद भी पिछले 8 महीने से एडवेंचर्स पर एडवेंचर्स हो रहे हैं। और मुख्तलिफ लोगों ने माना कि उनकी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस में तब्दील हुई, उनके एडवेंचर्स मिस एडवेंचर्स में तब्दील हुए। और इस वक्त अगर मकबूलियत की बात की जाए तो इमरान खान की मकबूलियत, मैं आपको ग्रास रूट लेवल की ये बात बता सकता हूँ। मैं बहुत से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, बहुत से ऐसे लोग जो आप एमपीए और एमएनए लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत से उनमें से कैंडिडेट्स हैं, और सबका मानना है, उनके एग्जैक्ट अल्फाज है और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं आपके सामने, कि इमरान खान इस मर्तबा टिकट नहीं देगा, इमरान खान इस मर्तबा नशिस्त देगा, इमरान खान इस मर्तबा रिजर्व सीट देगा। यानी जिसे खान साहब ने टिकट दे दी उसकी सीट पक्की है, चाहे जो मर्जी हो। तो इस वक्त खान साहब, बल्कि हमारी मुलाकात भी हुई तो उसमें उन्होंने खुद भी कहा कि इस मर्तबा, पहले मैं ये गलती करता था कि मैं अपने जो टिकट्स हैं वो सब लेट कर देता था कि भाई ये जनूबी पंजाब के इस एरिया के टिकट्स जी तुम्हारे जिम्मे, फलाने एरिया के। इस मर्तबा एक एक टिकट इमरान खान की मंजूरी से जाना है। और इमरान खान को एक चीज और पता है, इमरान खान को ये चीज अब वाज़ी हो चुकी है कि अब इलेक्टेबल्स वाला दौर चला गया है। अब मामला जो है वो इमरान खान के बयानिए पे है। अब इमरान खान को किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को इमरान खान की और बल्ले की जरूरत होगी। तो ये मजीद एम्पावर करेगा इमरान खान को, क्योंकि पब्लिक में इमरान खान की जो इस वक्त मकबूलियत है, ये मकबूलियत का ग्राफ तो इस वक्त जो है वो अपनी पीक पर है, और अगले आने वाले इलेक्शन में यही वजह है कि पीडीएम की 13 जमातें खाइफ भी हैं। बहुत शुक्रिया अबुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे 7 माह में क्या हाल मईशत का कर दिया है इस हुकूमत ने। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको एक करैक्टर चंद दिन पहले याद होगा जिसे कहते हैं उमर फारूक ज़हूर, जिसने ये कहा कि मैंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से एक घड़ी वो ख़रीदी है और उसकी मालियत उन्होंने बहुत ज़्यादा वो बताई। लेकिन ये करैक्टर के बारे में जब तहकीक शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये न सिर्फ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड जो यूरोप में भी उसने किए, टर्की में किए, मुख्तलिफ जगहों पर किए हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी अपनी ही बेटियों की वो भी मुलव्विस रहा है। अदाकारा सूफिया मिर्ज़ा के वो साबिक शौहर भी रहे, उनके सूफिया मिर्ज़ा के लॉयर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने रखा है FIA के हवाले से भी बड़े उनके शकूक व शुबहात हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा सैफुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। आपके केस का अगर मामले को देखें तो राजा साहब ये क्या है और इस शख्स के बारे में जो आप तक मालूमात पहुंची हैं वो क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्वेश्चन काइंडली आप रिपीट करेंगे, आप क्या कहना? जी राजा साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो केस है सूफिया मिर्ज़ा साहिबा का, उनके बच्चों के हवाले से वो बहुत सी FIA की शिकायत भी हैं, मामलात हैं, वो क्या चीज़ें थी जो आज तक इस शख्स के खिलाफ वो केस रहा है, ये इस शख्स के खिलाफ ये मामलात आप अदालतों में चला रहे हैं? हाँ, अब इस तरह तो काफ़ी सारे मामलात मिस्टर उमर फारूक के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। जो रिसेंट है जिस पर गालिबन आप सवाल कर रहे हैं वो एक FIR सूफिया मिर्ज़ा के अगेंस्ट इसने रजिस्टर कराई है, और जिसमें जो ग्राउंड लिया गया है वो ये लिया गया है
कि जो लाहौर के एक मैजिस्ट्रेट साहब ने इसके वारंट जारी किए और इसने ये प्ली ली FIR रजिस्टर कराते हुए कि वो वारंट फेक हैं, जो कि ख़ुद तैयार किए गए हैं। उसमें कुछ FIA के अफसरान का भी नाम डाला है, शहजाद अकबर साहब जो एक मिनिस्टर है साबिका गालिबन, उनका भी नाम है और सूफिया मिर्ज़ा का नाम भी है। हमने उस FIR पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें स्टे ग्रांट किया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो कम्प्लीटली फेक बोगस FIR है। और ये हैरानी की बात आप देखें कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको एक बंदा मुल्क से बाहर बैठ के विदाउट कमिंग टू पाकिस्तान, वो यहाँ आए बगैर उस मामले को वहाँ से बैठ के एक FIR रजिस्टर करा देता है और वो कम्प्लीटली बोगस है, विदाउट एनी, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो बहरहाल जो एक्चुअल इशू है वो है कि आपसे तकरीबन 12 साल पुरानी बात है कि वो बच्चों की कस्टडी सूफिया मिर्ज़ा को मिली हुई थी और वो इनसे वो कस्टडी की मौजूदगी में फेक उनके पासपोर्ट्स बनवा कर FIA के साथ मिली भगत से वो उन बच्चों को वहाँ दुबई ले गया। और डिस्पाइट के मुख्तलिफ अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि बच्चों को पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन उन पर कोई अमल दरामद आज तक जो है वो अमल भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया राजा सैफुर रहमान साहब मौजूद थे। लॉयर मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।